नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम लोग बात करेंगे यूकेपीसीएस 2021 के लिए सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पेपर 6 इसका हम लोग अध्ययन कर रहे थे और आज का जो टॉपिक होने जा रहा है वह है पुनर्उपयोगी प्रक्षेपण यान, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से आपको 2 नंबर, 5 नंबर या 8 नंबर में प्रश्न देखने को मिल सकता है। बाकी अन्य परीक्षाओं के लिए भी साइंस के अंतर्गत यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप अच्छे से देखिए, अच्छे से करिए। आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहेंगे, जो भी चैनल पे पहली बार आया हो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात करेंगे पुनर्उपयोगी प्रक्षेपण यान के बारे में और एक टॉपिक इसी में बात करेंगे स्क्रैम जेट इंजन के बारे में। स्क्रैम जेट इंजन भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से 2 नंबर या 5 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आज इसमें 2 टॉपिक देखेंगे। तो सबसे पहले एक और टॉपिक देख लेते हैं, छोटा सा यहाँ दिया हुआ है, केयर क्या है। मान लीजिए यही 2 नंबर में आएगा तो आएगा उत्तराखंड पीसीएस के लिए। केयर क्या है? तो यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का एक प्रायोगिक प्रक्षेपण यान है। क्या है यह? केयर क्या है? तो आप लोग पहली बात तो यह है कि ऐसा कोई टॉपिक एग्जाम में ना आए जिसको आप सुने ही ना हो। अगर यह आ गया, बहुत से लोग सुने ही नहीं होंगे, तो उसको फिर आपको 2 नंबर में कुछ आपका दिमाग काम नहीं करेगा, क्योंकि 20 वर्ड में लिखना है, आप छोड़ ही देंगे। तो यह सब टॉपिक भी देख लीजिए, पूछा जा सकता है कि केयर क्या है। आप समझ ही नहीं पाएंगे, केयर का फुल फॉर्म भी आपको नहीं आएगा उस तरह, अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे तो यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का एक प्रायोगिक प्रक्षेपण यान है। इसे सफलतापूर्वक 18 दिसंबर 2014 को लॉन्च किया गया। इसका पूरा नाम है क्रूप मॉड्यूल री एंट्री एक्सपेरिमेंट, इसी को कहते हैं केयर। इस मॉड्यूल की सफलता भविष्य के मानवीय अंतरिक्ष अभियानों में सहायक होगा। जो भविष्य में मानव अंतरिक्ष यान भेजे जाने हैं उसके लिए यह बहुत हेल्पफुल साबित होगा। तो बस इतना इसका जान लीजिए। इसका आ सकता है तो क्या है कि इसरो के एक प्रायोगिक प्रक्षेपण यान है और इसका या तो पूरा नाम लिखने को आ सकता है 2 नंबर में, और इससे कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो अब आप केयर के बारे में आएगा तो लिख ले जाएंगे। अब हम बात करेंगे आज के अपने महत्वपूर्ण टॉपिक पुनर्उपयोगी प्रक्षेपण यान के बारे में, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, जिसको हम लोग शॉर्ट में RLV बोलते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि RLV का फुल फॉर्म बताइए, पूरा नाम बताइए। तो इसका नाम होगा रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। पुनर्उपयोगी प्रक्षेपण यान का अभिप्राय ऐसे प्रक्षेपण यान से है जिसे अंतरिक्ष में कार्य पूरा कर लेने के बाद पुनः सफलतापूर्वक पृथ्वी पर उतारा जा सकता है। देखिए, इसके नाम से ही इसका परिभाषा निकल कर आ रही है कि पुनर्उपयोगी प्रक्षेपण यान। पुनर्उपयोगी प्रक्षेपण यान का अभिप्राय ऐसे प्रक्षेपण यानों से है जिसे अंतरिक्ष में कार्य पूरा कर लेने के बाद पुनः सफलतापूर्वक पृथ्वी पर उतारा जा सकता है। यह आर्थिक दृष्टि से कम खर्चीला है, क्योंकि मशीन पर बार बार खर्च करने व उसके निर्माण की आवश्यकता नहीं रह जाती। अगर ऐसा हो जाता है तो यह कम खर्चीला भी पड़ेगा भविष्य के लिए। क्यों? क्योंकि मशीन जो बनती हैं रॉकेट्स के लिए, उनको बार बार उस पर खर्च करने व उसके निर्माण की आवश्यकता नहीं रह जाती है। इसके द्वारा सस्ती अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। इसरो की यह महत्वाकांक्षी परियोजना है तथा पहले पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी प्रदर्शन कार्यक्रम रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन RLV-TD का इंजीनियरिंग मॉड्यूल विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है तिरुवनंतपुरम में, यहाँ पे तैयार कर लिया गया है। तो इसमें काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है, काफ़ी इसका विकास हो चुका। हम लोग आगे इसको देखेंगे भी। सबसे पहले आप डिफिनीशन यहाँ से इतना तक लिख देंगे। अगर 5 नंबर में आ रहा है तो 1-2 लाइन और बढ़ा के लिख सकते हैं। पुनर्उपयोगी प्रक्षेपण यान का प्रक्षेपण तकनीकी यह होगी कि इसे एक उपग्रह प्रक्षेपण यान के जरिए अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा एवं उपग्रह प्रक्षेपण यान से अलग होकर उड़ान भरेगा। और इसके बाद क्या होगा, जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में जो रॉकेट होगा, जो उपयोगी प्रक्षेपण यान होगा, वह जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो इस पर लगे पैराशूट लगाए जाएंगे। पैराशूट जो होता है इसकी गति को नियंत्रित करते हुए इसे वापस पृथ्वी पर उतार लाएंगे, और यह है कि किसी समुद्र में, किसी महासागर में इसको वहाँ पे उतार लिया जाए। ऐसी काम चल रहा है। पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी प्रदर्शन कार्यक्रम भारत का प्रौद्योगिकी प्रदर्शन मिशन है, जो 2 स्टेज 2 ऑर्बिट को समझने व पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण वाहन की दिशा में पहले कदम के रूप में इसरो द्वारा नियोजित प्रौद्योगिकी प्रदर्शन की एक श्रृंखला है।
भविष्य में इस यान की मदद से उपग्रह या अन्य पेलोड को कई बार अंतरिक्ष में ले जाया जा सकेगा। RLV का देखिए एक महत्वपूर्ण लाइन यह लिखनी पड़ेगी आपको। RLV का प्रथम तकनीकी परीक्षण कब हुआ था? 23 मई 2016 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। यह प्रणाली वायुयान व परमोचन यान का मिला जुला रूप है, जो परमोचन यान की तरह पृथ्वी के वायुमंडल से अंतरिक्ष में प्रवेश करता है, नियत ऊंचाई पर उपग्रह को पहुंचा देगा और जैसे वायुयान लौट आते हैं वायुयान की तरह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तथा इसे विशिष्ट रूप से बनाए गए रनवे पर सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया जाता है। इसकी प्राप्ति के बाद इसमें कुछ आवश्यक बदलाव कर पुनर्प्रयोग हेतु तैयार कर लिया जाता है। इस प्रकार से यह भविष्य में फिर सस्ती टेक्नोलॉजी हो जाएगी। एक बार तो इसको बनाने में पैसे लगेंगे ज़्यादा, जो PSLV, ASLV, GSLV जैसे रॉकेट हैं उनसे महंगा कार्यक्रम है इसका, लेकिन जब एक बार या बार बार पृथ्वी अंतरिक्ष से लौट आया करेगा तो कास्ट जो होगी उसकी कम ही होगी। इसरो ने RLV-TD की कुल 4 परीक्षण उड़ानें अभिकल्पित की हैं, जिसमें पहला है हाइपरसोनिक उड़ान प्रयोग। यह हो चुका है, हाइपरसोनिक फ्लाइट एक्सपेरिमेंट, इसका प्रयोग कर लिया गया है। अवतरण प्रयोग, लैंडिंग एक्सपेरिमेंट कैसे होगा इसका, वापसी उड़ान का प्रयोग होगा, रिटर्न फ्लाइट एक्सपेरिमेंट और स्क्रैमजेट इंजन जिसके बारे में हमने बात की शुरुआत में, उसके बारे में पढ़ेंगे। स्क्रैमजेट प्रणोदक प्रयोग, स्क्रैमजेट प्रोपल्सन एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो यह 4 प्रकार की परीक्षण होने के बाद इसको लॉन्च किया जाएगा फाइनली। उसके बाद हम बात करेंगे 23 मई 2016 को किया गया तकनीकी प्रदर्शनकारी परीक्षण एक हाइपरसोनिक फ्लाइट एक्सपेरिमेंट था, जिसमें RLV के छोटे मॉडल का प्रयोग किया गया था। इस परीक्षण का मूल उद्देश्य RLV को प्रमोचित कर सफलतापूर्वक पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कराना था। तो यह हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे RLV की प्रासंगिकता और उसका जो महत्व कह सकते हैं उसके बारे में। तो इसका लाभ एक प्रकार से कह सकते हैं, लिखने का आगे लिख देंगे आप। तो अंतरिक्ष मिशन का पहली बात तो खर्च कम हो जाएगा, अंतरिक्ष के क्षेत्र में तकनीकी प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिलेगा इसके प्रयोग से, विश्व पटल पर भारत की तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन होगा। वैसे भी भारतीय इसरो का बहुत बड़ा मतलब कि रोल है पूरे विश्व में, सभी इसको लोहा मानते हैं इसरो को, और एक मुकाम इसमें हासिल हो जाएगा जब भारत इस तकनीक को डेवलप कर लेगा। अंतरिक्ष तकनीकी की प्रौद्योगिकी का परोक्ष लाभ रक्षा, सूचना, संचार तकनीकी, मौसम विज्ञान और नौवहन प्रणाली जैसे क्षेत्रों में मिलेगा। भविष्य में RLV से अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और विश्व अंतरिक्ष बाजार में भारत की स्थिति बहुत मजबूत होगी। RLV का बार बार जिक्र आ रहा, तो हमने शुरुआत में ही बताया था। RLV का मतलब होता है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। इसको एक बार लिख दे रहा हूँ, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है फुल फॉर्म है, क्योंकि बार बार इसका नाम लिया जा रहा है RLV। तो यही है RLV का पूरा नाम, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। तो भविष्य में RLV से अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और विश्व में अंतरिक्ष बाजार में भारत की स्थिति मजबूत होगी। भारत से पहले भी अमेरिका में कई निजी कंपनियों ने RLV को डेवलपमेंट कर लिया है, लेकिन ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा जब इसका पूर्णतः विकास हो जाएगा। तो अब क्या क्या चुनौतियाँ आ सकती हैं उसको देख लेते हैं हम। शुरुआत में RLV के परिचालन की लागत PSLV जैसे यानों की औसत लागत से काफ़ी अधिक होने की संभावना है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी हाई टेक्निक का इस्तेमाल होगा, तो कास्ट तो उसकी ज़्यादा मतलब कि आना ही आना है। वास्तविक RLV को लैंड करने के लिए एक लंबे रनवे की आवश्यकता होती है, जो भारत के दंतुरित तटों पर उपलब्ध होना मुश्किल है। तो अगर भारत के जो तट हैं कुछ इस तरह से हैं, तो उस पर यहाँ किनारे मुश्किल है, तो बीच में कहीं कराया जाएगा। तो यह भी लेकिन एक समस्या है, चुनौती आएगी, कहाँ पे इसको उतारा जाएगा, हिंद महासागर अरब सागर में कहाँ पे उतारा जाएगा, इसको लेके एक समस्या और चुनौती है। तीसरा है इसरो को कड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का भी सामना करेगा RLV के क्षेत्र में, क्योंकि अमेरिका की 2 निजी कंपनियां हैं, SpaceX की फाल्कन 9 और ब्लू ओरिजिन की न्यू शेफर्ड रॉकेट। ये दोनों ने RLV को बहुत पहले विकसित कर लिया है, द्वारा विकसित यान पहले से ही RLV के समान कार्य कर रहे हैं। तो ये सब चुनौतियां अगर लिखने को आ गई, जब 8 नंबर में आएगा तो ये सब लिखना पड़ेगा, ये सब चुनौतियां हो सकती हैं। अब हम बात करेंगे स्क्रैमजेट इंजन के बारे में। यहाँ से 2 नंबर या 5 नंबर का प्रश्न आपको UKPSC मुख्य परीक्षा में देखने को मिल सकता है। स्क्रैमजेट इंजन के बारे में बात करें तो स्क्रैमजेट इंजन का प्रयोग केवल रॉकेट के वायुमंडलीय चरण के दौरान ही होता है। जब रॉकेट वायुमंडल में प्रवेश कर जाएगा तब ही स्क्रैमजेट इंजन काम करेगा, इसका यही फिनोमेना है।
इसका यही प्रिंसिपल एक प्रकार से। यह ईंधन के साथ प्रयोग होने वाले ऑक्सीडाइजर की मात्रा को घटाकर प्रक्षेपण लागत को कम करने में मदद करेगा। बेसिकली इसका काम क्या है, जो ऑक्सीजन की तरल ऑक्सीजन होती है उसका काम समाप्त कर देगा यह, क्योंकि ये वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उसी से काम चला लेता है। तो यह ईंधन के साथ प्रयोग होने वाले ऑक्सीडाइजर की मात्रा को घटाकर प्रक्षेपण लागत को कम करेगा, वजन कम कर देगा। स्क्रैमजेट सुपरसोनिक इंजन है, यह रॉकेट को 5 मैक या उससे ऊपर उड़ान भरने में सहायता देगा। इन इंजनों में कोई घर्षणशील भाग नहीं होता है। स्क्रैमजेट इंजन ऑक्सीजन को द्रवित कर सकता है और इसे रॉकेट या जहाज में संग्रहित कर सकता है। अब इससे होने वाले लाभ पर चर्चा कर लेते हैं। इससे रॉकेट का वजन लगभग आधा हो जाएगा, मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि जो ऑक्सीजन वाला ईंधन है, तरल ऑक्सीजन, उसको ले जाने की आवश्यकता नहीं रह जाएगा। यह वायुमंडल के ही ऑक्सीजन का प्रयोग ईंधन के रूप में कर लेगा है। यही स्क्रैमजेट इंजन का प्रिंसिपल है, यही इसकी खासियत है। हल्का होने से अंतरिक्ष में भारी पेलोड ले जाने में मदद मिलेगी। रॉकेट प्रक्षेपण में आने वाले खर्चों में कमी आएगी। नासा ने 2004 में इसका परीक्षण किया था, जबकि जापान, चीन, रूस तथा यूरोपीय देशों में इसका परीक्षण अभी प्रारंभिक चरण में है और भारत में भी इसका प्रक्षेपण प्रारंभिक चरण में चल रहा है। इससे पहले 2006 में भारत ने स्क्रैमजेट इंजन का जमीन पर टेस्ट किया था। रॉकेट के कुल भार में 86% द्रव्यमान ईंधन मतलब प्रणोदक का होता है और उसमें भी कुल ईंधन का 70% ऑक्सीडाइजर, जिसको हम बोलते हैं तरल ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीडाइजर जो स्क्रैमजेट होता है ऑक्सीडाइजर को हटा देता है। तो समझ लीजिए अब वजन जो 1000 किलोग्राम वजन का रॉकेट रहा होगा, उपग्रह रहा होगा, उसका तो जब 70% ऑक्सीडाइजर या तरल ईंधन हट जाएगा तो देखिए कितना कम हो गया, 300 ग्राम रह गया। अगर 1000 ग्राम रहा है या 1000 किलो का रहा है तो यह 300 किलोग्राम का बचा। तो 70% यह वजन को रिड्यूस कर देगा। तो जो हम लोग कम से कम हमारे पास जो क्षमता है भारत के पास, वो मैक्सिमम 4.5 टन या 4.5 टन से लेकर 5 टन के उपग्रह या भेज सकता है। तो अगर इसका 70% कम हो जाता है तो कम से कम हम 9 से लेकर 10 टन तक के उपग्रह भेज सकते हैं बड़े आसानी से। तो यह इसका बेनिफिट हो जाएगा। तो यह यदि ऑक्सीडाइजर की जगह वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन का उपयोग किया जाए, तो इतना भार लेकर जाने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। इससे लागत तो घटे ही, रॉकेटों की कार्यक्षमता भी बढ़ जाएगी। रॉकेट में इस प्रणाली को लागू किए जाने के बाद रॉकेट भी श्वसन प्रक्रिया की तरह वायुमंडल से स्वतः ऑक्सीजन प्राप्त करने लगेंगे। इससे रॉकेटों के इंजन में दहन पैदा करने के लिए अलग से तरल ऑक्सीजन, जिसे ऑक्सीडाइजर बोलते हैं, भेजने की जरूरत नहीं रह जाएगी और प्रक्षेपण यानों का वजन काफ़ी कम हो जाएगा। यही बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। 2 नंबर में आएगा तो यहाँ से लिख देंगे, 5 नंबर में आएगा तो भी यही लिख देंगे। 20 वर्ड या 50 वर्ड में आएगा तो इतने से काम बहुत आराम से हो जाएगा। इसका मेन प्रिंसिपल दिखा देंगे कि ऑक्सीडाइजर को बेसिकली खत्म कर देगा और वायुमंडल की ऑक्सीजन से ही काम करेगा। तो यही इसका फंडामेंटल था। स्क्रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण कब हुआ उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 28 अगस्त 2016 को स्क्रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण किया। हवा की गति प्रक्षेपण के लिए अनुकूल रहने पर रॉकेट ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी। स्क्रैमजेट इंजन के परीक्षण के लिए RH-560 साउंडिंग रॉकेट का प्रयोग किया गया था। तो यह सब बातें लिखी हुई हैं, PDF आपको प्राप्त हो जाएगी। हाँ, इसका PDF अगर आपको चाहिए तो आप @TechIA ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे इसका आपको PDF मिल जाएगा। इसरो अगली कड़ी में एयर ब्रीदिंग प्रणोदन प्रणाली का प्रक्षेपण करने की योजना पर काम कर रहा है। तो भारत में भी अभी स्क्रैमजेट इंजन का विकास प्रारंभिक चरण में ही है। स्क्रैमजेट इंजन परीक्षण के रॉकेट को पारंपरिक इंजन का उपयोग करते हुए प्रक्षेपित किया गया और 20 किलोमीटर ऊंचाई तक भेजा गया। लगभग 20 किलोमीटर ऊंचाई पर पहला चरण अलग होकर बंगाल खाड़ी में गिर गया। तो यह अभी प्रारंभिक परीक्षण भी है और इसको याद रखेंगे थोड़ा सा कि 28 अगस्त 2016 की इसका प्रारंभिक परीक्षण एक प्रकार से सफल रहा है। और स्क्रैमजेट इंजन का सफल प्रक्षेपण करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश है। ऐसे 4 ही देश हैं जिन्होंने स्क्रैमजेट इंजन का अभी तक सफल प्रक्षेपण किया है प्रारंभिक चरण में। तो भारत इस प्रकार का चौथा देश बन गया। यह लाइन भी आप दिखा सकते हैं। अगर 8 नंबर या 16 नंबर में आए और आपको दिमाग में ना आ रहा क्या क्या लिखें तो यह सब उसमें जोड़ सकते हैं। वीडियो यहीं पे समाप्त हो रहा है। यहाँ पर आपने देखा स्क्रैमजेट इंजन के बारे में और उसके लाभ के बारे में। आपने देखा RLV रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के बारे में आपने देखा, उसका लाभ देखा, उसके क्या चुनौतियाँ आ सकती हैं, इसको आपने देखा।
और आपने देखा केयर के बारे में, जहाँ से 2 नंबर का प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। वीडियो पे समाप्त हो रहा है। अगर वीडियो को पसंद आए तो उसे लाइक करें और आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी घाटा नहीं है, कुछ भी नुकसान नहीं है। धन्यवाद।